एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ईवीएस। और ईवीएस में हमने बताया था कि कैसे कैसे बच्चे के अंदर समझ को विकसित करना होता है। जिसमें सबसे पहले हमने बात करी कि बच्चे की समझ को विकसित करने के लिए बच्चे को जो है कक्षा 3 से लेके 4-5 में जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ईवीएस पढ़ाना। बच्चे की कक्षा में कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस जैसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप बताएंगे कि कक्षा 3rd से प्रारंभ होगा बच्चे को ईवीएस पढ़ाना, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे मनुष्य के साथ साथ हमने जानवरों की में भी तुलना की होगी। और हमने देखा कि जानवरों को देखने की क्षमता रही या सुनने की क्षमता रही या सूंघने की क्षमता रही कहीं की मनुष्य से तेज होती है। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी, जिसमें हमने बात करी सेंस ऑर्गन के बारे में। इसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे कुत्ता हो गया, चील है, बाघ है, सांप है, गाय है, इनके कितने कितने दांत होते हैं और दांत के साथ साथ ये कितने समय में जो है तेजी से किसी बात को सीख सकते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को इन्हीं के साथ बच्चा जो है जब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो जो है अपने आसपास जी इन सभी चीजों को देखता है, जिसमें अपने गाय हो गया, बिल्ली हो गई, बिल्ली के साथ साथ मनुष्य के खुद भी दांत होते हैं, जानवरों के भी दांत होते हैं, चींटी है। हमने चींटी के एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश करी कि हमें बच्चे को समझाना होगा कि कैसे हमें जो है एकजुट होकर काम करना होगा, कैसे कामों को बांटा जाएगा। जैसे चींटी बांटकर काम करती है वैसे ही मनुष्य भी अगर काम को बांटकर काम करेगा, किसी भी कार्य को बांट के जो है करना स्टार्ट करेगा तो शायद वो जल्दी भी काम हो जाएगा और बहुत सही वे में होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ हमने बात करी पक्षी के बारे में कि पक्षियों में जो है कौन कौन घोंसला बनाते हैं और कौन कौन किसी दूसरे के घोंसले में अंडे रखते हैं। ये सारी बात करी हमने। कुछ पक्षियों के बारे में बताया, जैसे कलचड़ी पक्षी के बारे में बताया, दर्जन चिड़िया के बारे में बताया कि उनका घोंसला किस प्रकार होता है। कोई पत्थरों में घोंसला बनाते हैं तो कोई पेड़ों के जो है लटकता हुआ घोंसला बनाएगा, और उसके साथ साथ कोई ऐसा भी होगा जो पेड़ों के पत्ते को सीते हुए जो है अपना घोंसला बनाना पसंद करेगा। ये सारी बातें हमने पहले दूसरे वीडियो में देखना स्टार्ट कर दी थी। कल ही के वीडियो में हमने देखा कि बच्चे को भोजन में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया हमने कल की जो है कि कैसे भोजन चबा चबा कर खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोजन चबाने के साथ साथ हमने देखा कि ग्लूकोज की मात्रा हमने बताई कि ग्लूकोज शरीर में एकदम तेजी से शक्ति प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो है एकदम तेजी से शक्ति प्रदान करने के लिए सबसे पहले किसी मरीज को क्या देना चाहिए, तो आप बताएंगे ग्लूकोज। हमने कहानी पढ़ी मार्टिन की, जिसे गोली लगी थी। गोली लगने के बाद हमने देखा उसके डॉक्टर बोमेट ने इलाज किया, और इलाज करने के बाद उन्होंने पेट से उनके एक पाचक रस को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद देखा कि किस तरीके से जो है वो काम करना स्टार्ट करता है पेट के अंदर। ये सारी कहानी हमने पढ़ी। उसके साथ साथ कल हमने आम पापड़ की विधि देखी कि आम पापड़ किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी बातें करी। उसी में हमने जोड़ा बीजों को। बीजों में हमने देखा कि आपको एक एग्जाम्पल दिया, हमने 3 कटोरियों का एग्जाम्पल दिया, उसमें चने के बारे में समझाया। एक में हमने सिंपल चने रख दिए पानी के साथ में, एक में रख दी हमने रुई को गीला कर दिया, गीला करने के बाद उसमें चने के दाने डाल दिए। इसके साथ साथ फिर हमने देखा तीसरी कटोरी में हमने केवल सादा चने रख दिए। उसमें फिर देखने को मिला कि कौन से चने तेजी से अंकुरित हुए और अंकुरित होने के बाद एक लंबे समय तक चलते रहे। हमने कल ही के लेक्चर में बताया कि मिट्टी में 25% जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। कल आपने अगर लेक्चर सुना होगा तो बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। ठीक है, 25% की अगर नमी की बात करें तो 40% हम जो है मिनरल की बात करेंगे मिट्टी में। पानी की भी बात कल हम चलते चलते करते हुए गए थे। आज वीडियो को यहीं से आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। और कल हमने पानी के बारे में आपको नॉलेज दे दी थी। आपसे पूछा जाएगा जल का फॉर्मूला H2O होता है, और H2O के साथ साथ हमने एक बताया था आपको घड़सी सर के बारे में। और घड़सी सर में बताया था, सर मतलब तालाब होता है, और तालाब बनाने वाले जो राजा थे उनका नाम था घड़सी। और उनके हमने 9 तालाबों के बारे में विशेषता बताई थी, किस प्रकार थे ये हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया है। बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को पढ़ाते समय आपको सिखाना होगा कि पानी के क्या क्या प्रयोग है। जब बच्चे से आप पूछेंगे पानी के क्या प्रयोग है तो वो तुरंत बताएगा कि पानी का प्रयोग नहाने में किया जाता है। पानी का प्रयोग किस में किया जाएगा? कपड़े धोने में किया जाता है। पानी का प्रयोग पीने में किया जाता है। तो ये कॉमन से प्रयोग जो बच्चा देख रहा होगा वो आपको जो है बताता चला जाएगा। फिर बच्चे को धीरे धीरे आप बताओगे कि बेटा पानी का प्रयोग जो है सिंचाई में भी किया जाता है। पानी का प्रयोग जो है बहुत सारी जो है चीजों में ना अपने आप को साफ करने के लिए भी किया जाता है। आप तरह तरह के उसे प्रयोग बताना स्टार्ट करोगे तो बच्चे की जो है कैचिंग पावर बढ़ती जाएगी, बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय होता चला जाएगा। इसीलिए हमें ईवीएस पढ़ाई जाती है। तो ईवीएस पढ़ने का अर्थ आपने समझ लिया होगा। उसके साथ में हमने चलते हुए देखा कल मृत सागर के बारे में कि मृत सागर एक ऐसा सागर जिसमें जो है अगर हम 1 लीटर उसका जल निकाल लें तो 1 लीटर जल में अगर हम नमक को जब बाष्पीकरण के द्वारा जब पृथक करेंगे तो 300 ग्राम उसमें नमक मिल जाएगा हमें। तो नमक का प्रोसेस भी बताया हमने, नमक प्रोसेस बताया आपको बाष्पीकरण के द्वारा। ठीक, आज बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा हमें पढ़ना है क्या? पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करनी है। पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन ये बहुत देर से मैंने आपको आज के लेक्चर में एक बार फिर से
इस बात को क्लियर कर दी। कल हमने जो है जब अंतिम टाइम पर हम पढ़ाते हुए जा रहे थे तो हमने आपको जल के बारे में बताया, और जल में हमने आपको बताया जल का फॉर्मूला H2O होता है, और H2O में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने बताया क्या, आपको एक तालाब के बारे में बताया, ठीक, जिसका नाम था घड़सीसर। घड़सीसर में क्या थे, 9 तालाब थे, और एक तालाब में पानी बनने का दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता था। आज पानी का ही टॉपिक पहले क्यों उठाया, उसका एक कारण है, क्योंकि पानी से ही ना बीमारी पर अपना स्टार्ट होती हैं कुछ बीमारियां। उन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। आज बात करेंगे आगे। कल हमने जल के बारे में बात कर ली थी। नमक का प्रोसेस पूछे अगर आपसे तो हाँ, एक बात और बता दें आपको, नमक पेपर में पूछा जा सकता है कि नमक आप जो है किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो आप बताएंगे बाष्पीकरण द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है, बाष्पीकरण द्वारा, ठीक है। मृत सागर में अगर हमने बताया कि 1 लीटर जल में कितना नमक पाया जाता है, तो हमने आपको ये भी बता दिया 300 ग्राम नमक पाया जाता है। अब आपसे कभी कभी ये पूछे था नमक कानून के बारे में, कल भी हमने चलते चलते आपसे बोला था कि नमक कानून पर हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं उसे। वरना अगर आपसे पेपर के रिलेटेड अगर पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा, नमक कानून यानी दांडी यात्रा किसने स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, कब हुई थी, 5 अप्रैल 1930 को हुई थी, कितने अनुयायी थे, 79 अनुयायी थे। इसके साथ साथ कितने जो है राज्यों ने भाग लिए। जैसे जैसे ये रास्ते में से निकलते चले जा रहे थे तो बहुत सारे राज्य आपके जो है सामने दिखाई देते रहे, जैसे कि हमने आपसे कहा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो आपको बता देंगे एक इसमें एक अमेरिकी पत्रकार भी था जिसका नाम वेव मिलर था, ठीक है। ये पूछी जा सकती है, गुजरात के साबरमती आश्रम से जो है स्टार्ट हुई थी यात्रा, इस तरीके से आप बता देंगे। देखिए अब बात करते हैं पानी से होने वाली बीमारियां। देखिए पानी को जब खुला छोड़ देते हैं आप, तो पानी को खुला छोड़ने के बाद एक बीमारी पैदा हो जाती है जो मच्छरों से होती है, ठीक है। जब मच्छर पानी पे बैठता है तो पानी पर बैठने के बाद वो पानी में ना अपने अंदर की जो लार वगैरह होती है वो उसे छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसे जब छोड़ना स्टार्ट कर देता है तो पानी जब प्रदूषित हो जाएगा, तो उस प्रदूषित वाले पानी को हम जब पिएंगे तो पीने के बाद एक बीमारी होगी, उसका नाम होगा मलेरिया। क्या नाम होगा, मलेरिया। तो सबसे पहले हमने कहा पानी से जो है रोग बनेंगे बहुत सारे, डेंगू बनेगा, चिकनगुनिया बनेगा, मलेरिया बनेगा, ठीक। तो हमने मलेरिया पे हम बात कर रहे हैं आज। तो मलेरिया की अगर बात करें, हमने आपसे कहा रोग, हमने बात करा क्या रोग है आपका, मलेरिया रोग है आपका। मलेरिया रोग की अगर बात करें हम, तो इसमें हमने देखा कि आपसे डॉक्टर पूछे जा सकते हैं कि कौन से डॉक्टर थे मलेरिया में। तो मलेरिया में डॉक्टर की अगर बात पूछने की जो है चिकित्सा करने वाले जो कौन से डॉक्टर थे मलेरिया के, तो बनाएंगे रोनाल्ड रॉस थे आपके। कौन थे, रोनाल्ड रॉस, ठीक। मलेरिया के डॉक्टर कौन से बताए हमने, रोनाल्ड रॉस बताए हमने। नंबर पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है मलेरिया के डॉक्टर के बारे में। उसके बाद मलेरिया की दवाई पूछी जा सकती है आपसे। तो दवाई जो होती है इसकी कुनैन होती है, और ये कैसे प्राप्त होती है, तो सिनकोना के जो है छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना का एक वृक्ष होता है, उसकी जब छाल उतार ली जाती है तो सिनकोना की छाल से जो है कुनैन नाम की एक दवाई बनती है। तो दवाई अगर आपसे पूछ ले मलेरिया की दवाई के बारे में, आप बता देंगे दवाई क्या है, इसकी कुनैन है। क्या है दवाई, इसकी कुनैन है। और ये किससे प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना के पेड़ की छाल, आप ध्यान रखना, सिनकोना की पेड़ होता है उसकी छाल से ये बनती है। कुनैन नामक दवाई पूछी जाएगी आपसे, ये भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, रोनाल्ड रॉस करके होता है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। आगे अगर बात करें तो मलेरिया आपसे पूछे कि मलेरिया जो है किससे बनती है, तो आप बताएंगे मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है आपका। कौन सा होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होगा, उससे बनेगी। आपसे पूछा जाएगा मलेरिया, तो मलेरिया किससे बनेगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर है उससे बताएंगे आप। तो कौन सा मच्छर होगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से बनती है। अब दूसरी बात, अब जब इसकी भी जांच होगी आपको ना इस मच्छर ने काट लिया, मादा एनाफ्लीज ने काट लिया, और उसकी मलेरिया की जांच करवाएंगे आप। तो जांच करवाएंगे तो जांच में क्या चीज पाई जानी होती है, रिपोर्ट में आप देखेंगे तो क्या होगा, तो उसका नाम अगर आप पूछ ले तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाएगा। अगर आपके ब्लड के अंदर जब खून की जांच होगी, उस खून में अगर आपके जो है प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको मलेरिया नामक रोग हो चुका है। कौन सा पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाएगा। मैं आपको वो भी लिख देता हूं, तो इसका नाम बता देना, ध्यान से रखना, ये चीजें पेपर में पूछी जाएंगी। क्या हो गया आपका, प्लाज्मोडियम परजीवी, ये पाया जाता है आपका, नंबर 1 बात, ठीक है।
अब कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा पहचान कैसे करेंगे आपकी, आपको मलेरिया रोग है, जांच से पहले भी आपसे पूछ सकता है कि पहचान कैसे करेंगे। तो आपको बुखार जब आएगा ना, तो ठंड लग के बुखार आएगा, आपको ठंड लग के यानी कपकपी चढ़ेगी, और कपकपी चढ़ने पर आप क्या समझेंगे, तुरंत आपको पहचान कर कोई भी कह देगा कि क्या हो गया, आपको मलेरिया नामक रोग हो गया है शायद। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस मच्छर की पहचान भी पूछ सकता है कि आप कैसे पहचान करेंगे। तो पहचान करेंगे आप इसका, क्या रंग इसका भूरा होगा और पंख इसके छींटेदार होते हैं। इस मच्छर की पहचान भी मैंने आपको बता दी। देखिए बहुत सारी चीजें हमने मलेरिया के बारे में पढ़नी। तो मलेरिया में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मलेरिया की जांच को बोलते हैं हम, उसके अंदर जो पाया जाने वाला जो आपका परजीवी पाया जाता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, किससे होता है, ये मादा एनफ्लूएंजा की लार से होता है। ये जब मादा एनफ्लूएंजा हमें काटती है, मच्छर काटता है, तो काटने के बाद उसके अंदर लार उत्पन्न होती है। जो लार होगी वो शरीर के अंदर आ जाएगी, और आने के बाद कौन सा परजीवी छोड़ेगी, वो प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी छोड़ेगी। ठीक, आप कैसे पहचान करेंगे, आपको जाड़ा लगकर, ठंड लगकर, कपकपी के साथ जो है बुखार आएगा। उसके साथ साथ आपने क्या देखा, इस मच्छर की पहचान कैसे करेंगे, इस मच्छर का रंग भूरा होगा और पंख कैसे होंगे, इसके छींटेदार होंगे। ये बात आपने पढ़ ली। इसके साथ हमने क्या पढ़ लिया कि मच्छरों की जो इसकी चिकित्सा की, मलेरिया की चिकित्सा की जांच करने वाला डॉक्टर का नाम क्या था, तो रोनाल्ड रॉस था। दवाई पढ़ ली हमने इसकी, क्या है, क्विनैन है। ठीक है, कहां से प्राप्त होती है, सिनकोना एक पेड़ है आपका, पौधा है, उसकी छाल से प्राप्त होती है। किसके काटने से होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर की काटने से होता है। पहचान कैसे होती है, आपको खून की जांच करानी होगी, खून की जांच से आपको पहचान होगी। ये आपको बात ध्यान हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी जो जांचें होती है ना, कोई जांचें किसके द्वारा की जाती है, जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा जांचें की जाती हैं। तो माइक्रोस्कोप आपसे पूछा जा सकता है। तो जब वो छोटे छोटे ना, ये जो आपके अंदर जो है जीवाणु कीटाणु वगैरह जो पाए जाएंगे, वो उनकी जब जांच करता है तो वो बहुत छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं दे सकते। तो जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो उसे कितने गुना दिखाता है, तो आपको ये ध्यान रखना, वो 1000 गुना दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप जो है कोई भी जितना भी जिसका भी आकार है आपका, तो उसका आकार का 1000 गुना दिखा देगा आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोस्कोप के बारे में। तो मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के बारे में आपसे पूछे, माइक्रोस्कोप के बारे में पूछे तो आप बताएंगे कि कितना दिखाता है, हमें 1000 टाइम्स दिखाता है, 1000 गुना दिखाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से तैयारी कर लें, पेपर में बन सकता है आपके लिए। आगे बताएं, बात करें, पहचान हमने मच्छरों की कर ली। मच्छरों से बनने वाले रोग अगर आपसे पूछे तो आपको ज्यादातर अधिकतर पता होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी होगा आपका। ठीक, आगे की बात करें। देखिए बीमारी जो बनती है, तो बीमारी में आपसे पूछा जाएगा किसकी कमी से बनती है। तो शरीर में आजकल हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ज्यादातर हमसे डॉक्टर कह देता है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है, हीमोग्लोबिन आपके शरीर का कम हो गया और आपको जो है बीमारी आगे से तेजी से उत्पन्न होती जा रही है। ये चाहे मलेरिया हो या बहुत सारे रोग हो, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया या टाइफाइड हो गया, तो इसमें सब में ना ज्यादातर डॉक्टर क्या है, ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसकी जांच करता है। ठीक है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी किससे होती है, अगर हमसे बात करी जाए तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ना जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, आंवला हो गया आपका। ठीक, आंवले के साथ साथ मैंने कह दिया आपका गुड़ हो गया। ये सब ना, गुड़ है, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे विटामिन का ना, विटामिन सी वगैरह की, विटामिन ए की मात्रा को धीरे धीरे पूरा करते चले जाते हैं। जब इनकी कमियां हमारे शरीर में से जो है अंदर से दूर होती चली जाएंगी, तो हीमोग्लोबिन पूरा होगा। और हीमोग्लोबिन जब पूरा होगा, क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और खून में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एक रोग बनता है, उस रोग का नाम है अनीमिया। एनीमिया करके आपका नाम आएगा, तो आप ध्यान रखें, अनीमिया या एनीमिया करके रोग अगर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि हमारे सर ने बताया था कि अनीमिया रोग जो बनता है किसकी कमी से बनता है। 5वां पॉइंट हमने पढ़ा एनीमिया रोग के बारे में। ठीक है, एनीमिया रोग पढ़ा हमने। एनीमिया रोग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और ये किसमें पाया जाता है, खून में पाया जाता है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण पाया जाता है, ये पहली बात। ठीक, इसे पूर्ति किससे करेंगे आप, तो पूर्ति देखो, ये वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा है, गुड़। देखिए गुड़ होता है, गुड़ खाते हैं आप लोग, मिठाई जो होती है, गुड़ हो गया। गुड़ के साथ साथ मैंने कहा हरी सब्जियां हो गई आपकी, हरी सब्जी, पत्ते वाली की बात हो रही है यहाँ पे, हरी सब्जी की। ठीक है, जो पत्तेदार है ये बहुत ज्यादा पूर्ति करती है इसमें। ठीक है, आयरन पाया जाता है, क्योंकि आयरन भी इसकी जो है हीमोग्लोबिन की पूर्ति करेगा। ठीक, विटामिन सी पूर्ति करने के लिए आपसे आंवला कह सकता है, आंवला आपका बहुत पूर्ति करेगा। तो आप ना समय समय पे ना, 1 महीने में 2 बार 3 बार, कभी कभी जो है जो जूस वगैरह मिलते रहते हैं, सब्जियों वाले जूस मिलते हैं, आंवला भी पड़ा होता है उसमें, नींबू पड़ा होता है, इन चीजों का उपयोग करते रहा कीजिए, जिससे कि जो है शरीर में जो पोषक तत्वों की कमियां होती रहती हैं कभी कभी गलत पानी पीने से, वो पानी की जो है दिक्कत जो है हमें पूरी करते रहे।
तो आई थिंक मैं समझता हूँ मलेरिया या मच्छर के ऊपर बनने वाले रोगों को आप समझ गए होंगे, कैसे कैसे जांच होती है, ठीक है, कहाँ जांच होगी, कैसे कैसे जांच होगी, कौन सा जो है तत्व पाया जाएगा उसमें, कौन सा परजीवी होगा, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा नया थीम बनता है हमारा, नया इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है आवास। आवास करके जो टॉपिक बनेगा आपसे ये पूछा जाएगा, छठा पॉइंट हमने पढ़ना स्टार्ट करा, इसमें किसके बारे में पढ़ा हमने, आवास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पूछेंगे, सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे आवास का मतलब क्या है। आवास का मतलब हम बच्चों से जब पूछेंगे तो बच्चे बताएगा हमें कि आवास का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग तरह के जो घर बने हुए होते हैं वो सारे के सारे रहने के स्थान में होते हैं, जो सिर छुपाने के काम में आते हैं, वो आवास कहलाते हैं, ठीक है। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के घर आपने खुद देखे होंगे, कहीं लकड़ी के घर बने हुए होते हैं तो कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई होती है, ठीक है, कहीं पे कच्चे घर बने हुए होते हैं तो कहीं पे वर्षा के समय में जो है ढालू वाले घर बने हुए होते हैं, कहीं पे जो है बर्फ को रोकने के लिए घर बने होते हैं, गर्मियों के लिए घर अलग बनाए होते हैं हमने। कहीं कहीं देखा होगा हमने कि जो 2 मंजिल 3 मंजिल वाले घर होते हैं तो उनमें जो है नीचे की मंजिलों में जो है मैंने कहा खिड़की नहीं पाई जाती, दूसरी मंजिलों पर खिड़की पाई जाती है। तो ऐसे घरों के बारे में भी हमें नॉलेज देना बहुत जरूरी होगी। सर्दी में मकान किस प्रकार होना चाहिए, गर्मियों में किस प्रकार होना चाहिए, वर्षा ऋतु में किस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चे को धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा, ठीक है। आपको समझाना होगा आवास का, आपको बताना होगा कौन कौन सी चीजें जो है घर को प्रभावित कर सकती हैं। आपको पढ़ाना होगा कि ताजमहल जो है किसकी कमी के कारण, किसके कारण जो है मथुरा में जो रिफाइनरी बनी हुई है उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है उसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ता चला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाने हैं। आपसे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आवास में कि इंसान जो है, जो मानव है, वो पड़ोसियों के बीच में क्यों रहता है। आपसे पूछेगा वो कि बताइए कि मानव जो है पड़ोसियों के बीच में क्यों रहता है। तो सबसे पहले आपको 3-4 पॉइंट याद कर लेंगे उसके। देखिए, सबसे पहले पड़ोसियों के साथ रहने का मतलब है अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना। अगर आप अकेले रह रहे होंगे ना तो जंगली जानवर भी आपके घर के आसपास घुस जाएगा, और घुसने के बाद क्या होगा, वो डरेगा नहीं, आप पर हमला कर देगा। और जब देखेगा बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बहुत सारे मकान बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है जंगली जानवर भी आप पर अटैक करते हुए समय जो है बहुत ज्यादा अपने आप में असमंजस महसूस करेगा। जंगली जानवर तो बहुत दूर की बात है, आपसे कोई जगह लड़ाई झगड़ा करने भी आ रहा होगा ना, और आपको आस पड़ोस में देखेगा बहुत सारे घर बने होंगे, बहुत अच्छे से लोग यहाँ पे मिलजुल कर रह रहे हैं, तो शायद वो आपसे लड़ाई लड़ने भी नहीं आए, ठीक। तो सबसे पहले हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा कराते हैं पड़ोसी। प्रतिस्पर्धा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हम जो है ये देखते हैं, समाज से ही सीखते हैं कि किस प्रकार समाज में नई नई चीजें बार बार पनपती चली जा रही है और आज हमारे पास किस चीज की कमी है। तो प्रतिस्पर्धा हो गई, सुरक्षा हो गई। तो हमारे लिए आप तो ध्यान रखेंगे, आवास में हमने सबसे पहले किस पे बात करी, पड़ोसियों पे बात करी, ठीक है। पड़ोसी से हमने क्या बात करी, पड़ोसी से हमने बात करी, क्या करता है ये, प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ हमें और क्या पैदा करता है, हमें सुरक्षा पैदा करता है, ठीक है। ये सारी चीजें ना धीरे धीरे आपको बच्चे के मन में डेवलप करेंगे ना, और जब आप ये खुद सीख जाएंगे सही तरीके से, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन वो अपने आप निकल आएंगे। आप ईवीएस पे अपने आराम से जो है 27-28 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन में अटक सकते हैं कहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कितना ही हमारे 30 के 30 क्वेश्चन भी आते हो तब भी हम 1 या 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे समझने में गलतियां कर देते हैं, ठीक। इसके साथ साथ अगर बात करें, हमारी जरूरत पूरी करता है पड़ोसी। हमने देखा है कभी कभी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो तुरंत जो है पड़ोसी आगे आता है, जरूरत पूरी करेगा हमारी, ठीक है। ये पड़ोसी के जो है देखो सबसे बड़े काम हो गए। आपने बच्चे को बताया, आपसे पूछा जाएगा आवास के बारे में, घर के बारे में पूछे तो आप इस तरीके से जो मैंने बोला वो बता देंगे, पड़ोसी के बारे में पूछा तो बता देंगे, ठीक। अब देखिए, एक कहानी के जरिए से चलते हैं। उस कहानी को जो है, जब हमने देखा ईवीएस की किताबों में, हमने जब 3rd 4th 5th की किताबों को खोला और उसमें पाया कि जो है एनसीईआरटी में ये कहानियां दे रखी है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये बताएंगे, अकेले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर जो है निकल गया यात्रा पर, ठीक है। तो मोटरसाइकिल पे चलने वाला अकेला व्यक्ति जो है वो लोनर कहलाता है। अब आपसे पूछते हैं लोनर कौन है, तो लोनर का मतलब है अकेला व्यक्ति, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, लोनर कौन है, लोनर का मतलब बताया हमारे सर ने, अकेला व्यक्ति बताया, ठीक है। मोटरसाइकिल पर निकल गया और अकेला व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चला। तो जब आप उससे कहेंगे, बच्चे को समझाएंगे कि जब आप एक स्थान से दूसरी जगह अपने आप जो है अकेले या किसी के साथ में यात्रा कर रहे होंगे, तो यात्रा के समय आपको क्या बोला जाएगा, तो आप बताएंगे लोनर बोला जाएगा, हमें अकेले यात्रा कर रहे हैं तब। और आपसे पूछ ले आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि आप जब यात्रा करेंगे तो यात्रा के समय हमें क्या क्या सामान रखना होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे आवास की बात कर ली, लोनर का मतलब बता दिया। लोनर का मतलब आपने पढ़ लिया, क्या है लोनर, अकेला व्यक्ति है। एक बात आपको याद होगी, अकेला व्यक्ति। इसके बाद आगे बढ़े हम, लोनर को पढ़ लिया, लोनर के साथ साथ हमने अकेला व्यक्ति देख लिया, ठीक। अब क्या है, हमने कहा यात्रा
के लिए बच्चा निकल गया, कोई भी व्यक्ति निकल गया तो वो अपने साथ साथ क्या रखेगा? देखिए सबसे पहले रखेगा रहने के लिए टेंट, कहीं रुकना है उसे तो रुकने के लिए, अपने सिर छुपाने के लिए क्या करेगा? तो बच्चे को आप बताएंगे एक तरफ से सबसे पहले आवास, आवास का मतलब उसे घर तो रास्ते में होगा नहीं उसका, तो रहने के लिए टेंट रखेगा, पहली बात। दूसरी जरूरत वाली चीज क्या हो गई? बिछाने के लिए कोई प्लास्टिक की सीट रख लेगा। ठीक, आप लोग जाते हैं ना, आप लोग कहीं जाते हैं तो पेपर रख लेते हैं, पेपर के साथ साथ कोई पॉली रख लेते हैं बड़ी सी लटान बिछाने के लिए, और पॉली और ये सारी चीजें नहीं होती तो आप चादर का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने कहा क्यों? सोने के लिए करेगा ये। एक बैग रखेगा वो अपने लिए, सामानों को रखेगा उसमें। ऐसा खाना रखेगा जो है जल्दी खराब ना हो, यानी कुछ दिनों तक, लंबे समय तक चल जाए, चाहे वो बिस्किट के पैकेट हो जाए आपके, तरह तरह की और चीज हो जाए, जिसमें हमने कल बात करी थी, आपको आम के अचार के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, इस तरीके से चीजें रखेगा। मौसम के अनुसार कपड़े रखेगा। मौसम के अनुसार कपड़े रखने का मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि सर्दी के मौसम में जा रहा है, या मैंने कहा दूसरी जगह जब पहुंच रहा होगा तो वहां पे कितनी ठंड हो सकती है, कितनी गर्मी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए रखेगा। मौसम के अनुसार कपड़े रखेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह जा रहा है जहां का जो है दृश्य बहुत ज्यादा अच्छा दृश्य है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैमरा भी रख सकता है। आप ध्यान रखेंगे ये, क्योंकि ये यात्रा जो बात की गई थी, ये यात्रा ना बहुत सारे व्यक्तियों की अलग अलग तरीके से हो सकती है। कोई हिल स्टेशन में कर सकता है, कोई कहीं भी कर सकता है। ऐसी एक यात्रा और पढ़ने को मिली हमें इसमें, जब किताब को देखा हमने तो मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपसे मुंबई से दिल्ली तक की दूरी पूछी जा सकती है कितनी है, या उस व्यक्ति ने कितने समय में तय करी थी। तो आप बताएंगे मुंबई से दिल्ली तक की 1400 किलोमीटर की यात्रा को दर्शाया गया है किताब में, और 3 दिन में व्यक्ति ने पूरी करी है। तो मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा अगर पूछ ले आपसे तो कितने बताएंगे आप? 1400 किलोमीटर बताएंगे। देखिए एक पॉइंट हमें याद हो गया। ठीक, 7वां पॉइंट अगर हम यहीं पे एक बात कर ले, इसमें लिख देता हूं मुंबई से दिल्ली। ठीक है, मुंबई से दिल्ली कितना है? 1400 किलोमीटर है आपका। और 1400 किलोमीटर का मतलब हमने कितना पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि 3 दिन लिए थे उस व्यक्ति ने। एक बात ये पढ़ ली, सामान क्या क्या लेकर गया हमने वो बातें कर ली हमने ध्यान से। ये केवल समझने से आपको याद होती जाएंगी, आपको जो है कोई भी चीज लिखनी नहीं है, मतलब रटनी नहीं है किसी तरीके से। अब मुंबई से दिल्ली की तरफ को चला होगा तो आप बच्चे को बताओगे उसने, व्यक्ति ने कैसे कैसे चीजें देखी होंगी। उसने बहुत सारे घर देखे होंगे बने हुए, कोई घर सीमेंट से बना हुआ होगा केवल, कोई ईंट से बना हुआ होगा, कोई ऐसा होगा जो कांच से बना हुआ पूरा घर देख लिया होगा, शीशे का घर बना हुआ था, किसी में लोहा ही लोहा होगा, स्टील ही स्टील लगोई होगी, आजकल देख रहे हैं स्टील से बन रहे हैं घर। कोई लकड़ी के घर भी उसे बीच में देखने को मिले होंगे। कुछ घर ऐसे देखने को मिले होंगे जिनकी छत क्या होगी? ढलमा होगी बिल्कुल। ठीक, कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा, कहीं पे उसने देखा कि ऐसे प्लेस से निकल गया, मान लीजिए रास्ते का उसका मार्ग मिला उसे इस तरीके से, जहाँ पे जो है कि ठंड बहुत थी तो बर्फ से ढके हुए टाइप के घर भी बने हुए होंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ऐसा करके बच्चों को समझाना है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपसे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा ठंडा रेगिस्तान कैसे कहा जाता है। तो आपसे ठंडा रेगिस्तान पूछ ले तो आप बता देंगे ठंडा रेगिस्तान हो गया या सूखा समतल हो गया। तो ये सूखा समतल या ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे लेह लद्दाख में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा आपका ठंडा रेगिस्तान या सूखा समतल? लेह लद्दाख में पाया जाता है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, लेह लद्दाख के बारे में बच्चे से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि चैप्टर्स में लेह लद्दाख के बारे में दे रखा है। ठीक, हमने क्या कहा आपको? छठा हो गया, 7वां पॉइंट में ऊपर करके लिख देता हूं। 7वें पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान या समतल रेगिस्तान की बात करें तो ये कहां है? ये लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख आपने सुना होगा, आपका जम्मू कश्मीर से भी काफी ऊपर हो गया, जहां पे बहुत ठंड रहती है। आपने पढ़ा होगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, लेह लद्दाख की बात हो रही है। सूखा समतल हो सकता है, ठंडा प्लेस हो गया, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। देखिए सबसे पहले पॉइंट तो हमने ये पढ़ा कि लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। कम वर्षा, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन? आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ, कौन से स्थान पर होती है, कहाँ होती है भारत में? तो आप बता देंगे लेह लद्दाख बताया था हमारे सामने। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना एक वर्ड का उपयोग किया जाता है, एक शब्द का बहुत उपयोग किया जाता है। उस वर्ड शब्द का उपयोग किया जाता है जूले। जूले का प्रयोग किया जाता है कभी कभी। जूले का अर्थ पूछ लेता है आपसे, तो जूले का अर्थ पूछे तो आप तुरंत बता देना जूले का अर्थ होता है स्वागत। ठीक है, जूले का अर्थ क्या होता है? स्वागत होता है। ठीक, जूले जूले करके बोल देते हैं, स्वागतम स्वागतम। जूले, जूले का अर्थ होता है स्वागत। क्या अर्थ होगा? स्वागत होगा जूले का अर्थ। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या हो सकता है? देखिए कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है
ये जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया था, वहां पे घूमता हुआ जो व्यक्ति जो है लेह लद्दाख की तरफ को जाया जा रहा है, तो वो किसके घर जाकर रुका था? आपको बच्चे को वहां पे पढ़ाना हुआ कहानी के जरिए से, तो आपको टीचर को पता होना चाहिए। तो लड़के के घर का नाम था, ठीक, लड़के का जो घर था उसको मतलब लड़के का जो नाम था उसका नाम था ताशी। क्या नाम था? ताशी नाम के लड़के के घर रुका होगा ये, ठीक। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब वहां पे पूछ लेगा आपसे, जब आप ये सारी कहानियां सुना रहे होगे उसे, तो सुनाते सुनाते उसे बताओगे कि वहां के घर कैसे हैं। अब घरों के बारे में पूछता है, पेपर में सीटेट में खूब पूछे जाते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि बताइए लेह लद्दाख में घर कैसे बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट मूवी में सबसे लास्ट में जाके जो है, जब तुमने देखा होगा जब ये रेंचो को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, तो वहां पे ना घर देखे होंगे, लकड़ी के बने हुए घर होते थे, और ऊपर के वाली जो मंजिल हुआ करती थी, 2 मंजिला मकान देखने को मिलेंगे आपको। 2 मंजिला मकान में ऊपर वाले मंजिल में जो है खिड़कियां देखने को मिलेंगी। तो मकान पूछ लेंगे तो आप बताएंगे 2 मंजिला घर होंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। लकड़ियों की सीढ़ियां होती है, आप ध्यान रखेंगे। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक। छत बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अब जब मैंने कहा लकड़ी की सीढ़ियां, तो इसका मतलब लकड़ी के घर बनाते होंगे वहां पे, ठीक। लकड़ी के जो है जब घर बनते थे तो छत बनाने के लिए आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे पेड़ों के मोटे मोटे तनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने एक तो खिड़की के बारे में बात करी, ठीक ठीक। दूसरी मंजिल पर खिड़की होगी, आप ऐसा क्या कह देंगे, दूसरी मंजिल पर खिड़की होगी। कितने मंजिल के मकान होंगे? 2 मंजिल वाले मकान होंगे, ठीक। आपने ये समझ लिया। इसके साथ साथ हमने क्या किया, छत के लिए क्या करेंगे? छत किससे बनेगी? पेड़ों के तनों से बनेगी। पेड़ों के तनों से, तने। छतों में क्या उपयोग किया गया? पेड़ों के तने उपयोग किए गए। क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये सारी छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। मुख्य फसल पूछी जा सकती है, वहां की मुख्य फसल क्या है? जब कोई जाएगा तो जाने के बाद वहां पे क्या क्या चीज देखने को मिलेगी उसे, तो आपसे बताएंगे कि वहां की मुख्य फसल हो जाएंगी आपकी लाल मिर्च, नंबर 1। सीताफल भी होती है वहीं पे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, मक्का भी हो जाती है वहीं पर ही, मक्का के साथ साथ धान भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से ध्यान रखिए। मुख्य फसल में हमारे सर ने बताया था लाल मिर्च है, सीताफल है। 2 फसल तो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि और फसलें तो और जगह भी पाई जाती हैं। तो फसल में आपको ध्यान रखने की, फसल में आप क्या बताएंगे? एक तो बताएंगे आपकी लाल मिर्च, बता देंगे आप वहां पर लाल मिर्च आपको देखने को मिलेगी। और लाल मिर्च के साथ साथ मैंने आपसे दूसरी फसल क्या बताई? दूसरी फसल में बताया आपको हमने सीताफल। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये जब तक याद नहीं रखेंगे वहां पर पेपर में आपको दिक्कत आ सकती है। ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं। जूले शब्द का अर्थ बता दिया मैंने, स्वागत होता है, ठीक है। फर्श कैसे बने हुए होते हैं, छत कैसी बनी होती है? तो लकड़ी के ही फर्श होते हैं, लकड़ी की ही छत होती है, ठीक। लकड़ी के फर्श होंगे और लकड़ी की ही छत होगी, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। फर्श और छत कैसे होंगे? लकड़ी के होंगे, ठीक है। फर्श की बात करी हमने, फर्श के साथ साथ छत की बात करी, ये काहे के होंगे? आपके लकड़ी के होंगे। अब कुछ क्षेत्रों के बारे में, वहीं के क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर ली जाए। कुछ क्षेत्र के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। एक इलाका है वहां पर, मतलब आपसे कहूं मैं, आपको लगभग 5 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं, 5000 मीटर करके ऊंचाई पर बोल सकते हैं। तो ये एक इलाका है, उसका नाम है चांगथांग। चांगथांग इलाके के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जब जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते चले जाते हैं, तो चांगथांग इलाके से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, आप बताएंगे कि वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने के साथ दिक्कत होने के साथ साथ आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। कमजोरी के साथ साथ सिर दर्द हो सकता है आपको। ये पूछेगा आपसे कहाँ की बात हो रही है, आप बता देंगे चांगथांग की बात हुई है। लद्दाख से जो है अगर हम बात करें, लगभग 5000 मीटर के ऊपर की बात कर रहे हैं, और वहां पे जाके क्या होता है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। सांस लेने के साथ साथ सिर दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। इसीलिए ना ऐसे इलाके में वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं। लोग कम रहने का कारण क्या पढ़ा हमने? तो कम रहने का कारण पूछे तो आप बता देंगे ऑक्सीजन की कमी थी वहां पर। क्या थी? ऑक्सीजन की कमी है। और देखिए, हमने अगर जो है वायुमंडल पढ़ा होगा, हमने पृथ्वी के बारे में, भूगोल के बारे में नॉलेज ली होगी, तो हमें बताया जाता है कि 64 किलोमीटर अगर हम पृथ्वी की जो धरातल है जिस पे हम रह रहे हैं इस समय, अगर इससे हम 64 किलोमीटर ऊपर की ओर चले जाए, तो वहां पे तो ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है, यानी वहां से खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी तैयार हो गया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे किसकी बात हुई, हमने बात बताई। आपसे प्लेस पूछ लेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी दिखाई है उस चैप्टर में, तो बताएंगे चांगथांग स्थान है, ठीक है। तो चांगथांग क्षेत्र की बात करी, कौन सा क्षेत्र बताया हमने? चांगथांग। चांगथांग क्षेत्र है। और किसकी बात करी यहाँ पे? ऑक्सीजन की, O2 की बात करी। ये कमी रही होगी, और कमी रहने की वजह से लोग बाग कम रहते होंगे। और लोग बाग कम रहने का कारण क्या बताया? ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो सांस लेने में दिक्कत होती होगी, सिर के दर्द की बीमारी होती होगी, कमजोरी सी महसूस होती होगी। इस तरीके से दिक्कतें उनके सामने रही होगी, ये बता दी।
चलिए, वहां की भाषा पूछी जा सकती है आपसे। भाषा पूछ लेगा कि कौन सी भाषा है, कि कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, तो भाषा बता देंगे लेह लद्दाख की भाषा चांगपा। कौन सी भाषा है? चांगपा भाषा है। आप भाषा भी याद कर लेंगे। तो भाषा कौन सी बताई सर ने? हमारे चांगपा भाषा बताई। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपोर्टेंट हो जाएगा। भाई भाषा पढ़ ली हमने, चांगपा है। अब वहां पे मैंने अभी कहा आपसे, क्या कहा, जैसे कि आपको अपने साथ जब घूमने जाएंगे तो टेंट लेकर जाएंगे आप, तो वहां पे टेंट को क्या बोलते हैं? तो टेंट को बोलते हैं रेबो। आपसे पूछा जा सकता है कि रेबो को क्या बोला जाता है, रेबो का अर्थ क्या है, ठीक है, या टेंट को क्या बोला जाता है वहां पे, तो आप बता देंगे टेंट को बोला जाता है रेबो। क्या बोला जाता है टेंट को? रेबो। आपने एक बात और बता दी कि टेंट को हमारे सर ने बताया था क्या बोला जाएगा? रेबो बोला जाएगा। एक बात और नहीं क्लियर हो गई आपको? ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पेपर में कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। अब वहां पे ना एक तरीके की बकरी पाई जाती है, उस बकरी का नाम पूछा जा सकता है। क्यों बकरी खास हो जाती है? बकरी के जो बाल है ना उसके, तो अगर बात करी जाए जो हमारे जो है सिर पर बाल लग रहे हैं, उस सिर के बाल, एक बाल, ठीक है, एक बाल में से 6 बाल बनाए जा सकते हैं कि इतना पतला होता है वो बाल। उस बकरी का नाम पूछा जाए तो बताएंगे पश्मीना नाम है उस बकरी का। ठीक है, बकरी का क्या नाम है? पश्मीना बकरी पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान रखेंगे, पश्मीना बकरी है। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा, हमारे जो एक बाल हमारे 6 बालों के बराबर होता है, 1=6, इस तरीके से लिख देता हूं मैं। एक बाल हमारा, ठीक है, उनके 6 बालों के बराबर होता है। और इससे ना पश्मीना बकरी के बालों से एक शॉल बनाई जाती है, उसका नाम भी पश्मीना शॉल करके बन जाता है। तो आपसे पश्मीना शॉल पूछ ले तो आप बता देंगे लेह लद्दाख में पाई जाने वाली एक बकरी या बकरा जो भी है, ठीक है, उसका बाल इतना बारीक होता है कि मनुष्य के बाल में से 6 बाल बनाए जा सकते हैं, और उसके बालों से जो है एक तरीके की शॉल बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम जो है पश्मीना शॉल करके बात करते हैं। ठीक, 6 बाल के बराबर हमने बता दिया। और इस शॉल को बनाने में आपसे पूछ लेता है कितना समय लगता है, तो इसे तैयार करने में 250 घंटे का समय लगता है। कितना? 250 घंटे का समय लगता है। ठीक, और हाथ से बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक, एक बात और याद हो गया, समय हमारे सर ने बताया था 250 घंटे बताए थे, 250 घंटे बताए थे इसे बनाने में। चलिए ठीक है, हाथ से बनाई जाएगी, ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ का तापमान पूछा जाए तो आप बता देना कि दिन में भी 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चले जाता है ये तापमान यहाँ का, इतनी ठंड होती है दिन में, तो रात का क्या हाल होगा? तो आपको एक बात और क्लियर होगी, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तापमान के बारे में बता दिया सर ने, उसके बाल के बारे में बता दिया, पश्मीना शॉल क्या होती है, पश्मीना आखिर है क्या? बकरी है। अब बकरी है तो बकरियों को रखने का एक स्थान होता होगा, जैसे हम बकरियों का बेड़ा बोलेंगे, तो वहां पे जो बकरी का बेड़ा होता है, तो बेड़े को वहां के लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि बकरियों के बेड़े को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे बकरियों का बेड़ा लेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेखा कहलाता है। लेखा का मतलब भी क्लियर हो गया। ठीक, सुनते सुनते आपको याद हो जाएंगी चीजें। अगर इसी लेक्चर को आप एक के बजाय 2 बार देख लें तो बिना लिखे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जो है ये पूरा एनसीईआरटी उतार के लेके आए हैं आपके लिए, जितना भी एनसीईआरटी में मटेरियल दे रखा है। और सीटेट में सबसे खास बात यह है कि सीटेट ना बिल्कुल अलग नहीं भागता, जितना उसने बता दिया कि अगर हम इस माध्यम पे परीक्षा लेने वाले हैं तो उसी माध्यम पे आगे वो बल देता है। ऐसा नहीं है कि जो है एनसीईआरटी की बात कर रहा है और एनसीईआरटी के अलावा कहीं दूसरे क्षेत्र की तरफ को चला गया। यहां तक हो गई आपकी बात लेह लद्दाख के बारे में। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था मैंने आपको बता दिया। यात्रा के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, मलेरिया के बारे में बता दिया, रोग बता दिया, एनीमिया पे हमने चर्चा कर ली, आवास पे चर्चा कर ली, पड़ोसी कैसे होते हैं हमने वो चर्चा कर ली। अब इसके बाद जो हमारी जो है एक बनता है वो बनता है जम्मू कश्मीर के घरों के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में घर कैसे पाए जाते हैं। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जम्मू कश्मीर में घर कैसे पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे जालीदार घर पाए जाते हैं, जालीदार खिड़कियां लगी होती हैं, और खिड़की जो होती है वो बाहर की ओर लगी हुई होती है, बाहर की ओर खुलने वाली खिड़कियां ज्यादा कर पाई जाती है, पहली बात। ठीक है, और बाहर की ओर जो खिड़कियां लगी हुई होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जम्मू कश्मीर में जो घरों में खिड़कियां लग रही होती हैं वो बाहर की ओर वाली होती हैं, और बाहर की ओर जो खिड़कियां लगी हुई हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो बताएंगे डब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डब। डब की हिंदी में फाख्ता बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फाख्ता बोलते हैं। डब का सोप भी आता है, आपने देखा होगा, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो ये सोप वाली बात अगर आपको इस तरीके से याद कर लेंगे कि हमारे सर ने जम्मू कश्मीर से जोड़ी थी ये बात, और जम्मू कश्मीर में जो खिड़कियां होती हैं बाहर की ओर खुलने वाली जो खिड़की होती हैं उन्हें डब बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक बात और करते हैं, 8वां पॉइंट जम्मू कश्मीर के बारे में लिख देते हैं। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमने खिड़की बताई, खिड़की को क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। दूसरी बात आपको डब करके इस तरीके से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दरवाजे खिड़की पर एक चीज का उपयोग किया जाता है, उसका नाम होता है मेहराब। दरवाजे और खिड़कियों पर मेहराब बने हुए होते हैं, वो आपसे मेहराब वर्ड पूछेगा कि मेहराब क्या है। ठीक है, तो मेहराब, मेहराब मैं बता दूं, जैसे हमारे यहाँ रोशनदान बन रहे होते हैं ना, जैसे मैंने कहा ये एक मकान है, मतलब घर का गेट है और गेट के ऊपर इस तरीके से जो हमारी जाली नुमा ये रोशनदान जो बने हुए होते हैं, इन्हें मेहराब बोला जाता है। हमारी भाषा में रोशनदान हो गया, ठीक, और उनकी भाषा में हम अगर बात करें तो क्या हो गया, जो आपका मेहराब हो गया। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये तो हो गई जम्मू कश्मीर से, यहीं से पूछ लेगा आपसे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुछ घर और पूछ लेता है, हिल स्टेशनों की तरफ कोई भाग रहे हैं अभी तो हम अपनी पढ़ाई में। हमने देखा आसाम की तरफ के घरों के बारे में बात करता है, आसाम के घर कैसे होते हैं। तो आसाम के घरों की अगर बात करें तो बारिश के कारण ना इन्हें घरों को 10 से 12 फुट ऊंचा बनाया जाता है। ये ध्यान रखना कि आप वो पूछ लेगा कि जो है पृथ्वी से जो है जो 10 से 12 फुट ऊंचे घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो आसाम में बनाए जाते हैं। पहली बात तो आसाम में 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो किस पे बनाए जाते हैं, बांस के खंबे बनाकर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर मकान लकड़ी का बनाकर तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नमा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, नमा पॉइंट में पढ़ा असम के घर पढ़े हमने, असम की बात करी। यहाँ के घर जो होते हैं 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, ठीक है, 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, और ऊंचे के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। अब आपसे घुमा फिरा के पूछेगा बांस के खंभों पर, आपसे पूछ लेगा कि कहां पर जो है बांस के खंभों से घर बनाए जाते हैं, तो बांस के खंभों से असम में बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे जो है खंभों पर घर का बनाए जाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि असम में बनाए जाते हैं। पृथ्वी से ऊपर यानी जो है बांस के खंभों के घरों के बारे में किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले, आप चीजों को क्लियर कराओगे। ये सारी बातें आपके लिए इंपोर्टेंट होती जा रही हैं, ध्यान से आप इन चीजों को सुनते जाएं, याद करते जाएं। आसाम के बाद कभी कभी पेपर में मैंने देखा है, ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी बनाती है वो पूछ लेता है मनाली के घर भी पूछ लेता है। मनाली अगर आप लोगों ने घूमी है तो आपसे पूछेगा मनाली में घर किस प्रकार बना हुए, तो मनाली में घरों के बारे में पूछे तो आप बताएंगे पत्थर और लकड़ी के घर पाए जाते हैं मनाली में। ठीक है, मनाली में किसके पाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी के पाए जाते हैं। ठीक, मनाली की बात कर लेते हैं, मनाली की बात एक राजस्थान की और बात कर लेते हैं घरों के बारे में जो पेपर में पूछता है। तो मनाली पूछे आपसे तो आप बताएंगे क्या मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं। आपने बताया मनाली, मनाली में बताया आपने पत्थर के प्लस लकड़ी के घर होते हैं, पत्थर प्लस लकड़ी के घर, ये बात हमें याद हो गई, सर ने हमारे बता दी। राजस्थान में पूछे, राजस्थान आपने सुना होगा, राजस्थान सुना क्या होगा, लोग गए होंगे राजस्थान में। राजस्थान बहुत बड़ा जो है एक पॉपुलर क्षेत्र हो गया हमारे लिए, एक राज्य हो गया हमारा। तो यहाँ पे मिट्टी के घर पाए जाते हैं। मिट्टी के घर की खासियत क्या होगी, दीवारें बहुत मोटी होंगी, कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं दीवारें भी, ज्यादातर कटीली झाड़ियों का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि वहां पर कटीले प्रदेश मतलब जो है पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सूखा प्रदेश हो जाता है वहां पर, और सूखे प्रदेशों में जो है कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और कटीली झाड़ियों का भी कारण अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कटीली झाड़ियों की जो जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक होती हैं, अंदर तक यानी जमीन के बहुत अंदर तक पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वो जमीन के अंदर से नमी लेकर जो है धीरे धीरे पैदा होती रहती है, बनती रहती है, जीवित रहती है। एक क्वेश्चन देखिए कितना याद हो गया, राजस्थान पढ़ा हमने, तो राजस्थान के घर पढ़े थे, पढ़ने के साथ साथ वहां की हमने कटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ लिया, उनकी जड़ों के बारे में पढ़ लिया। जड़ क्यों होती है अंदर तक, वो नमी ले रही होती है पृथ्वी से। ये क्वेश्चन तैयार होते हैं सुनने से। ठीक है, हर एक चीज को लिखकर याद नहीं किया जाता है। तो आप बताएंगे राजस्थान में मिट्टी के घर पाए जाते हैं, दीवारें मोटी होती हैं, कटीली झाड़ियां होती हैं। एक बात और याद रखेंगे, ठीक है, राजस्थान में क्या है, मिट्टी के घर पाए जाएंगे। ठीक है, मिट्टी के घर। अब तो यहाँ पर भी घर बहुत ज्यादा स्टाइलिश देखने को मिलेंगे, आपको महल देखने मिलेंगे, मिट्टी के घर पाए जाएंगे। ठीक है, कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, ऐसा करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कटीली झाड़ियां। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 11 पॉइंट हो गए, 12वां पॉइंट देखते हैं। कुछ ना प्लेसेस ऐसे भी हैं जो पहले भारत में थे, अब वो धीरे धीरे भारत से हटते हुए जो है आगे को जो है अपने अन्य देशों की तरफ को बढ़ गए, जब बंटवारा होना स्टार्ट हुआ। तो एक क्षेत्र के बारे में किताब में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम पूछता है आपसे, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। एक क्षेत्र है उसका नाम है गाजी खान। तो गाजी खान क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो तुरंत बता देना, गाजी खान क्षेत्र बताया था। गाजी खान जैसे वर्ड इसमें खान आ रहा है तो तुरंत समझ जाना ये पाकिस्तान की तरफ के सर ने इशारा करा था सर ने। ठीक है, तो 12वां पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, गाजी खान क्षेत्र कहाँ है आपका, गाजी खान क्षेत्र कहां पर है, ये पाकिस्तान में। हमारे सर ने बता दिया था ये क्षेत्र कहां पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। एक बात, आगे बढ़ते हैं 13वां पॉइंट देखें। ऐसी एक हरियाणा का क्षेत्र भी पूछ लेता है आपसे पेपर में, हरियाणा का पूछ लेता है। एक हरियाणा का गांव पूछेगा, उसका नाम पूछेगा सोहना गांव। सोहना गांव कहाँ है, सोहना गांव है हरियाणा में।
ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे। सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में है। सोहना गांव यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको। सोहना गांव के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सोहना गांव ये कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा। केवल पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, मनाली, असम, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कितनी चीजें के बारे में हमने सुन लिया आवाज के साथ साथ। एक और पूछा है, कर्नाटक का गांव भी पूछा है पेपर में। कर्नाटक का गांव पूछा है, बेलबनी का नाम है उसका गांव का। बेलबनी का गांव कहां पर है? बेलबनी का गांव है आपका कर्नाटक में। 14वां पॉइंट करके लिख देता हूं मैं आपको। बेलबनी का गांव पेपर में पूछा जाता है। बेलबनी का गांव कहां पर है? ये कर्नाटक में है। अब थोड़ी सी चर्चाएं इन राज्यों के बारे में विशेष तौर पर कर लेते हैं। इनसे और भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएं तो हम छोड़ के ना आए। ये बात हम जो है अपने ध्यान रखें। जैसे कि अगर बात करें, एक लेखक हुए हैं, ठीक है, उन लेखक के बारे में पूछेगा। एक लेखक हुए हैं, ये गुजरात के लेखक थे। खास बात क्या थी इनकी? इन्होंने ना बच्चों के स्तर पर मजेदार कहानियां लिखी थी, कहानियों के साथ साथ पत्र लिखे बच्चों के स्तर पर, बच्चों को जो है करने के लिए। तो उनका नाम पूछ ले सकता है, वो कौन थे? तो आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे गिजू भाई थे। क्या नाम थे? गिजूभाई भेद का नाम था उनका। गिजूभाई भेद का एक लेखक थे, गुजरात के थे। बच्चों पर इन्होंने इंटरेस्टिंग मनोरंजन वाली कहानियां लिखी थी और कहानियों के साथ साथ उन्होंने पत्र लिखे थे। क्या नाम था इनका? गिजूभाई भेद का। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। एक व्यक्ति के बारे में आप पढ़ लें ध्यान से। 15वां पॉइंट हमने लिख दिया, गिजूभाई। गिजूभाई क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों को आपसे पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा कि बच्चों के लिए मनोरंजन कहानियां किसने लिखी है? तो आप बता देंगे गिजूभाई भेदका ने लिखी है। गिजूभाई भेदका, ठीक है। ये कौन है? लेखक है, ठीक है, लेखक है। और ये कहाँ के लेखक है? ये गुजरात के लेखक है। किसके लेखक है? गुजरात के लेखक है। आपको ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। गिजूभाई भेदक के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक। अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे बात करी थी, यहाँ पे आसाम आया था, ठीक, असम की बात हुई थी कहीं, ठीक, ये बात करी थी असम में। यहाँ पे असम से ये क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, असम से पूछ ले कि असम का जो है मान लीजिए जो है वो आपका नृत्य पूछ रहे तो नृत्य बता देंगे असम का कौन सा? बिहू है। कौन सा नृत्य? आपका बिहू है। अच्छा, बिहू नृत्य अगर आपसे पूछे कि असम का जो बिहू नृत्य है वो कब किया जाता है, किस उपलक्ष्य में किया जाता है, या आपसे ऐसा कि पूछ ले कि फसल की कटाई, यानी यहाँ पे चावलों की जब फसल होती है, जब उसकी कटाई होती है तो चावलों की फसल की कटाई के समय असम में जो है बिहू नृत्य किया जाता है। तो असम से बिहू नृत्य पूछ लेता है। मैं आपको भी बता दूं, बिहू मैंने यहाँ लिख दिया असम में, ठीक है। इस बात को आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो यहाँ से ना आवाज से जो है, आवाज से, पड़ोस से, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ज्यादा कर बता दिए। अब एक नए थीम की तरफ को बढ़ते हैं, जो आपका थीम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, यात्रा। यात्रा के बारे में आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा यात्रा के बारे में। तो क्या बताएंगे यात्रा के बारे में? देखिए, बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा यात्रा के बारे में। बच्चों को आपको सिखाना होगा यात्रा के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। बच्चों को यात्रा के प्रति आपको जागरूक करना पड़ेगा। जब बच्चों को यात्रा के प्रति जागरूक करेंगे तो बच्चों की समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ाने पे आप बताएंगे कि यात्रा के लिए भी सरकार ने भी कुछ काम किया है। जैसे कि सरकार ने जो है, जैसे कि जब यात्रा करते हैं हम, बड़े बड़े हिल स्टेशनों पे जाते हैं, हिल स्टेशनों पे जाने के बाद हमारी क्या क्या जो है मतलब जिम्मेदारियां होती हैं। एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का लीडर होता है, लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती है, ये सारी बातें सिखाने के लिए 2 फरवरी सन 1984 को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट बेटिंग करके अगर बात करें तो इस तरीके से जो है उत्तरकाशी में एक संस्थान खोला गया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आ जाएंगे 2 फरवरी 1984 को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग करके भी बोल सकते हैं इसे, माउंटेनियरिंग करके उत्तरकाशी में लोगों को सिखाने के उद्देश्य से जो है एक संस्था, यानी एक, मैंने कहा आपसे, एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। आप ध्यान रखेंगे। तो यात्रा के बारे में हम बच्चों को समझाएंगे। तो सबसे पहले जब हम यात्रा के बारे में बच्चों को समझा रहे होंगे तो क्या समझाया हमने? देखिए, यात्रा टॉपिक डाला हमने, नया टॉपिक हो जाता है हमारा यात्रा। यात्रा के बारे में हमने बात करी, नया टॉपिक हो गया हमारा यात्रा। यात्रा के बारे में हमने सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि 2 फरवरी 1984 की बात हो रही है। आप ऐसे याद करेंगे, 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, और यहाँ पे उसके 1 साल बाद की बात हो रही है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। माउंटेनियरिंग करके बोल सकते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक। तो यहाँ पे क्या खोला गया था? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग करके यहाँ पे एक खोला गया। केवल क्या था? यात्रा से संबंधी बातों को सिखाने के लिए, यात्रा संबंधी जानकारी के लिए।
आपको इस तरीके से एक बात आपको ये याद कर लेनी है, सरकार ने इस पे काम किया। ये कहां पर है, आपसे ये पूछा जाएगा ये कहां है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी में है। पहली बात आपको ये भी याद कर लेनी है, कहां पर है ये, उत्तरकाशी में है। पेपर में बनेगा क्वेश्चन, बनेगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना, लोगों को सिखाने के उद्देश्य से। सबसे पहला उद्देश्य, आप भी क्या सिखाएंगे किसी को, सबसे पहला उद्देश्य क्या सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन उद्देश्य से पहले अगर आप बात करें, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, पेपर में पूछ लेगा कि जैसे कि मैंने कहा माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, तो भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला के बारे में पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि भारत की तरफ से कि सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो आप ये बताएंगे, तो पहुंचने वाली थी आपकी बचेंद्री पाल। कौन थी, बचेंद्री पाल थी। कहाँ की, उत्तराखंड के गढ़वाल की थी। ठीक है, इनका गांव पूछा जा सकता है, तो नाकुरी गांव या नानकू गांव करके हम जो है इसे पढ़ते हैं। कौन थी, बचेंद्री पाल थी। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से समझेंगे। भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की बात की, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने कहा माउंट एवरेस्ट की सर ने हमारे बात करी, ठीक है। पहली कौन है हमारी, बछेंद्री पाल करके बोला सर ने, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। कहाँ की थी, उत्तराखंड की थी, यूके की थी। अब यूके में भी गांव बोला मैंने, अभी आपको नानू की करके गांव बोला, पूछा जाएगा आपसे। उत्तराखंड में गढ़वाल करके एक जो है क्षेत्र पड़ता है, गढ़वाल एक जो है स्थान पड़ेगा, वहां पे क्या नाकुरी गांव करके बोल सकते हैं, या नानकू गांव बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा है, गढ़वाल में, उत्तराखंड में गढ़वाल, गढ़वाल में कौन सा, नाकुरी गांव, ठीक। गढ़वाल, और गढ़वाल करके मैंने ये लिख दिया गढ़वाल, और गढ़वाल में कौन सा था, नाकुरी गांव करके लिख देता हूं मैं, नाकुरी गांव। इस तरीके से मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, ठीक, नाकुरी गांव। अब इनके बारे में और क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे और भी पूछ सकता है। इन्होंने अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करी थी, कब करी थी, तो आपसे पूछ रहे तो आप बताएंगे 23 मई 1984 में करी थी। क्या करी थी, 23 मई 1984 में, ठीक। और माउंट एवरेस्ट को पूछ ले कितना ऊंचा है, तो 8900 मीटर है आपका, 8.9 किलोमीटर करके बोल सकते हैं। 23 मई 1984, ठीक है। अभी देखो यहीं पे बात आ गई, ये फरवरी 1984 की बात हुई है, यहाँ पर क्या हो गई, 23 मई की बात हो गई, 23 मई 1984 की बात हुई। और अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ले आपसे, तो आप बता देंगे माउंट एवरेस्ट हमारे सर ने बताया था 8900 मीटर है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने का, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लेता है कभी कभी। इसके साथ साथ आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे इन्होंने जो यात्रा मतलब करी होगी माउंट एवरेस्ट की, उसे नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है, तो नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नाम से बोला जाता है। इस जो पहाड़ है हमारा, इस पहाड़ को क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, सागर माथा, ये नेपाल में बोला जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये ना उस समय जब इन्होंने जब चढ़ाई की होगी, तो उस समय चढ़ाई के समय ये पूछ रहे हैं कि जो है उस समय विश्व की ये कौन सी महिला थी, ये 5वीं महिला थी बेटा। कितनी थी, 5वीं महिला थी। और इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, जब आप इसे पढ़ेंगे, ये कौन सी महिला थी, 5वीं महिला थी, एक बात। और उसके बाद ये वहां पर कितने मिनट तक रही थी, तो 43 मिनट तक रही थी उस पर, माउंट एवरेस्ट पर। आपसे समय पूछे तो आप समय भी आपको याद रखेंगे कि ये थोड़ा सा डीपली हो जाता है। तो आप बताएंगे कौन थी, आपकी बछेंद्री पाल थी, 43 मिनट तक रुकी थी। कौन से समय मतलब कब गई थी, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। 43 मिनट हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि दूसरी कौन थी, ठीक है, 43 मिनट। तो दूसरी के बारे में बात करें तो दूसरी महिला अपनी ही भारत से थी, उनका नाम था संतोष यादव। क्या नाम था, संतोष यादव था। ये चीजें पूछी जाती हैं, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी होंगी, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। संतोष यादव दूसरी बार गई थी, ठीक है, ये बात करेंगे। और दूसरी थी, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना संतोष यादव ने 2 बार जा चुकी है यहाँ पर। कितनी बार, 2 बार। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले जब कहेंगे बच्चों से कि जब यात्रा करोगे, तो यात्रा करने के बाद हम लोग होगा सबसे पहला काम क्या होता है, ग्रुप बनाना। क्या काम होता है, ग्रुप बनाना। अब ग्रुप क्यों बनाया जाता है भाई, एक सदस्य होगा ग्रुप, और ग्रुप में उस पर लीडर बनाएंगे, ठीक। अब ग्रुप लीडर का क्या काम है, जैसे कि ग्रुप लीडर का काम क्या है, सबके जो है जैसे कि सामानों की देखभाल करते हुए ऊपर को आगे को बढ़ाता हुए चले, लोगों को आगे बढ़ाए, सबके सामान का भी ध्यान रखे। या आपको देखे कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ग्रुप में जो है आप बहुत आगे बढ़ गया, कहीं पिछड़ नहीं जाए, ठीक है, और लोगों से पिछड़ जाए, कोई ऐसा तो नहीं है पीछे रह गया, किसी को चलने में दिक्कत तो नहीं है। अगर चलने में दिक्कत है तो उसका सामान उठवाया जाए, उसके साथ साथ उसका हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाया जाए,
ठीक है। वो लीडर जो होगा उसका क्या काम होगा, ग्रुप में रहने, जो ग्रुप जो पूरा गया है उनके लिए रहने के लिए उचित स्थान ढूंढे। ठीक, अगर कोई बीमार हो गया है तो बीमार वाले व्यक्ति का जो है क्या करे, उस समय ध्यान रखे। ठीक है, बीमार वाले व्यक्ति का ध्यान रखे, दवाइयों को ले जाने का ध्यान रखे, खाने पीने का ध्यान रखे कि किसे क्या समय जो है मतलब जो है खाने को देना होगा। कभी कभी क्या होता है ग्रुप में ना किसी भी एक सदस्य से जो है गलती हो जाती है और उसकी सजा क्या होती है, ग्रुप लीडर को भुगतनी पड़ती है। उसके लिए भी तैयार बना रहे। उस चीजों को क्या है, मुस्कुरा कर सजा को भुगत ले। चुपचाप हाँ मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद जो है वो क्या करेगा, उस चीज को उसने अपने ऊपर ले लिया, बोले कि कोई बात नहीं, ये जो गलती हुई है चलो मैं इसे अपने ऊपर ले लेता हूँ, मेरी गलती है। ठीक है, तो ग्रुप लीडर करता है नहीं करता। जब आपने देखा होगा टीम का जो है लीडर कौन होता है, कप्तान होता है। और टीम में अगर कोई भी गलती कर देता है तो उसे नहीं ढूंढा जाता, और ढूंढा कैसे जाएगा, कप्तान जाएगा और कप्तान बताएगा कि हाँ इस हार का जो है जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये हार जो है का कारण ये रहा होगा। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो तीसरा काम आपका क्या है, ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाना के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना होगा, ग्रुप लीडर करके हमने ध्यान रखा, और ग्रुप लीडर के साथ में हमने बहुत सारे काम हमने आपको बता दिए। और उसके साथ में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि यात्रा के समय में हमें कौन कौन सी दवाइयों को अपने साथ ले जाना चाहिए। तो एक तो ध्यान रखना, एक तो विटामिन सी की गोली आपको लेके जानी है। ठीक है, विटामिन सी की गोली ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। चॉकलेट वाला दूध आपके पास होना चाहिए उस समय। क्यों, क्योंकि विटामिन सी की गोली वहां पे जो है किसी न किसी तरीके से आपको परेशान कर सकती है। अगर विटामिन सी की गोली ना हो, यानी बॉडी के अंदर विटामिनों की जैसी कमी होगी, तो विटामिन सी की कमी जो है वो पूरी करे। ठीक है, थकान होने लगेगी, बहुत सारी परेशानी होगी। विटामिन सी के साथ साथ आयरन की गोली हो, तो विटामिन सी, आयरन की गोली और चॉकलेट वाला दूध करके सर ने हमें बताया। हमें बच्चों को क्या बताना है, एक तो बताना है विटामिन सी की गोली हो। दूसरी कौन सी गोली हो, हमने कौन सी गोली बताई, विटामिन सी के साथ साथ आपको ध्यान रखनी होगी, विटामिन सी के साथ साथ कौन सी बताई, आयरन की गोली बताई। ठीक है, आयरन की गोली हो आपकी, आयरन की गोली हो। और आयरन की गोली के साथ साथ दूध कौन सा हो, चॉकलेटी दूध हो आपका, चॉकलेटी दूध की बात हुई है। देखिए कितनी चीजें ध्यान रखनी होती है, ऐसा नहीं है कि हम जो यात्रा करने चले गए। जब बच्चे को धीरे धीरे ये सारी चीजें पता होंगी तो बच्चा ना अपने साथ में जब कभी भविष्य में यात्रा करेगा तो उसे पता होगा कि मुझे जो है कहीं जाना है तो कौन कौन से कपड़े रखने हैं, क्या क्या सामान की मुझे जरूरत पड़ सकती है, ये आपको बताना होगा। एक वर्ड बहुत पूछा जाता है आपसे, एक वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 3 चीयर्स। क्या है ये वर्ड, आपसे पूछा जाएगा 3 चीयर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो 3 चीयर्स का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए 3 चीयर्स, नंबर चौथा पॉइंट मैं आपको बना देता हूं, क्या बताया हमने, 3 चीयर्स। आपसे पूछेगा क्या है इसका अर्थ, तो 3 चीयर्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो संगी साथी होते हैं, कुछ किसी काम को उन्होंने पहली बार जब करने जा रहे होते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतें सी महसूस होती हैं, डरते हैं वो अपने आप में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बाकी सारे लोग भी ना, वो जोखिम जो होता है ना इतना बड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, उसने जो काम नहीं किया उसके लिए तो बहुत ज्यादा डर है, उसे तो ये लग रहा है कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाए, इसीलिए तो नहीं कर रहा, डर की वजह से वो, तो वो और लोगों के लिए बड़ी परेशानी कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसके मन में से डर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे 3 चीयर्स बोला जाता है। उसके अंदर विश्वास पैदा करना, साहस पैदा करना 3 चीयर्स कहलाता है। करा के आपने, मैंने कहा कि वो जो है थोड़ा सा कूदने में डर रहा था तो पीछे से लोग आए, धक्का दे दिया, और जब धक्का हल्का सा दिया और उसे संभालते हुए धक्का दिया कि अगर गिरे तो तब भी संभाल लिया मुझे, तो उसके मन में ना पहले तो वो अपने आप संभालने की कोशिश करेगा, फिर उन्होंने संभाल लिया। कोई इंसान पानी में तैरने से डरता था तो उसने क्या करा, लोगों ने जो है, लोग बाग नहा रहे थे, बाकी प्लान बनाया और पीछे से कोई आया और आने के बाद उसने धक्का दे दिया। तो थोड़ी देर तो गुस्सा होगा, उसके बाद जब वो पानी में गिर जाएगा अपने आप को संभाल लेगा, उसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, तो वो आगे से डरना जो है खत्म कर देगा। तो ये प्रोसेस आपसे पूछे तो आप बता देंगे कि हमारे सर ने हमें बता दिया है 3 चीयर्स का मतलब क्या होगा। क्लियर हो गई होगी आपको कि यात्रा के समय और क्या क्या चीजें बच्चों को बतानी होगी। आपको बताएंगे कि खाने का डिब्बा लेके जाना है आपको, ठीक है, खाने के डिब्बे के साथ साथ पानी की बोतल लेके जानी होगी आपको, ठीक है, रस्सी लेके जानी होगी। अगर आप हिल स्टेशन वाले इलाके में जा रहे हैं किसी में, तो हुक भी होना चाहिए रस्सी के साथ साथ, क्योंकि रस्सी को किसी हुक में किसी चीज को फंसाने के बाद तब जो है रस्सी बांध के आप आगे बढ़ सकते हो। प्लास्टिक शीट मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ इंपोर्टेंट चीज बन जाती है, जैसे डायरी हो गई आपकी, डायरी के साथ साथ टॉर्च हो गई आपकी, टॉर्च के साथ साथ तौलिया हो गया, तौलिया के साथ साथ साबुन का पैकेट हो गया, ठीक है, साबुन वगैरह भी आपको चाहिए होता है, तमाम तरीके से नहाना भी है, और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, हाथ धोने होते हैं आपको बार बार, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को छुओगे बार बार, ठीक है। सीटी होनी चाहिए आपको, और सीटी के साथ साथ खाने में जो एनर्जी दे
जैसे कि मैंने आपसे कह दिया, आपको आपके पास ग्लूकोज होना भी बहुत आवश्यक है, सूखा ग्लूकोज होना वो आवश्यक है, जैसे पानी में घोल के एकदम तेजी से पी के जो है एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। और भी कुछ साधन होते हैं जिन्हें आप बीच बीच में खाते रहें तो उनसे भी जो है एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि गुड़ हो गया, चना हो गया, तो गुड़ चना करके भी आपको ध्यान रखेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आपको जो है बच्चे को बार बार अगर लेक्चर 2 बार भी आपने सुन लिया तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। आगे बच्चे को बताएंगे, आप जब आप पहाड़ों पर चल रहे होंगे, चट्टानों पर चल रहे होंगे तो आप कैसे चलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो जब चट्टान पर आप चल रहे होंगे तो सबसे पहले तो आप ना अपना एक ऐसी मजबूत जगह आपको पहचाननी पड़ती होगी, पहचानेंगे कि जिसपे आपके अपने पहले पैर फिर हाथ और पैर दोनों को अच्छी तरीके से मजबूती से जमा सकते हो, ऐसी जगह ढूंढनी है। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि आप जब उन चीजों पर इन पे चल रहे होते हैं तो आपकी स्थिति कितने डिग्री के कोण पर चलनी चाहिए, तो 90 डिग्री के कोण पर हमें चलना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, कमर जो है सीधी होनी चाहिए, झुकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप झुक के चल रहे हैं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी होगी। जब पर्वत पे से नीचे उतर रहे होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो जब आप वापस उतर रहे होते हैं तो उसे रैपलिंग बोला जाता है। ठीक, वापस उतरने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं। ये बात मैं आपको लिख देता हूं। हमने 5वां पॉइंट करके हमने रैपलिंग पढ़ लिया। रैपलिंग क्या है, रैपलिंग है पर्वत से नीचे उतरना। ठीक, रैपलिंग का अर्थ भी हमने समझ लिया। इसके बाद अगर आगे बात करें, आगे क्या हो सकता है, आगे अगर हम बात करें तो एक गीत के बारे में पूछा जाता है। टॉपिक को यहीं पे धीरे धीरे विराम की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं अब हम। तो एक गीत के बारे में पूछा जाता है, उत्तराखंड का गीत है ये आपका। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक, उत्तराखंड का गीत पूछा जाता है। कुछ इस तरीके से गीत है, मैं आपको, मुझे तो याद नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेदू पाको 12 मासा, काफल पाको चेतल मेरी छेला। इस तरीके से छेला वर्ग करके कोई गीत अगर सामने आ जाए तो तुम तुरंत समझ लेना इस सर ने बताया था कि ये तो उत्तराखंड का गीत था। क्या नाम था, बेकू पाको 12 मासा, काफल पाको चेतल मेरी छेला, ये उत्तराखंड का गीत है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो थोड़ी सी इंपोर्टेंट चीजें बनती हैं वो और समझते चलते हैं 2 या 3 मिनट में, उसके बाद आगे की ओर कल के लेक्चर की बात करेंगे। एक बहुत पूछा जाता है आपसे गोलकोंडा के किले के बारे में। गोलकोंडा का किला पूछा जाता है आपसे। ठीक है, उसके अंदर बुर्ज पाए जाते हैं। बुर्ज का मतलब क्या होता है, दीवार से ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पिलर टाइप के बने हुए होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो नया टॉपिक हमने बना दिया गोलकोंडा का किला। इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे आपको ध्यान से समझेंगे। गोलकोंडा का किला, इसमें हमने पहला पॉइंट क्या समझा, पहला पॉइंट हमारे सर ने बताया हमें बुर्ज के बारे में। बुर्ज क्या है, बुर्ज का मतलब है दीवारों से ऊंचे ऊंचे इस तरीके से जो पिलर बने हुए खड़े होते हैं, ऐसे करके जो पिलर बने हुए खड़े होते हैं जो दीवारों से ऊंचे होते हैं। नंबर 1 बात, बुर्ज पूछे जाएंगे। बुर्ज क्या है, बुर्ज बता देंगे, दीवारों से ऊंचे जो खंबे होते हैं वो, पहली बात। इसके बाद देखिए, हमसे इसी से रिलेटेड ना जो ये बनाने वाले होते होंगे, बहुत सारे शाही सुल्तानों के समय में बनवाया गया था। तो शाही सुल्तानों के बारे में भी जिक्र किया गया है आपके एवीएस में। तो 1518 से लेकर लगभग 1687 तक जो है अगर हम बात करें तो कुतुबशाही सुल्तानों का राज रहा है हमारे यहाँ। 1518 से लेकर 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों का राज रहा है। एक बात और ध्यान रखेंगे, 1518 से 1687 तक की बात करी हमारे सर ने। 1518 से 1687 कुतुबशाही राज रहा है अब भारत में, कुतुबशाही राज। इसके बाद अगर आगे बात करें, आगे क्या बनता है, कुतुबशाही राज भी पढ़ लिया हमने। अब अगर आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछेगा सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किसने किया था। तो तोपों का सर्वप्रथम इस्तेमाल करने के लिए अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे औरंगजेब ने किया था, सही तरीके से। ठीक है, सर्वप्रथम तोपों के बारे में पूछे, तोप के बारे में पूछे तो आप बता देंगे औरंगजेब के बारे में हमारे सर ने चर्चा कर दी थी। अगली बात करते हैं औरंगजेब के साथ साथ और क्या बनता है। देखिए, एक वर्ड बहुत पूछा जाता है, मुझे ध्यान आ रहा है लिखते लिखते, एक वर्ड पूछा जाता है रेहट या रहट करके बोल सकते हैं। एक बार ये पूछा जाता है रहट क्या है, पेपर में पूछा गया था, आपसे पूछेगा रहट क्या है। तो रहट का मतलब है कुएं से पानी निकालने के लिए जो एक तरीके का जो है ये यंत्र बनाया करते थे, उसे रहट बोला करते थे। इसमें क्या हुआ करता था, कुएं के चारों ओर ना लकड़ी का ना एक स्टैंड टाइप का बना लिया, उसमें बाल्टियां लगा दिया करते थे और जो है एक बैल को बांध दिया करते थे और कुछ दूरी पर, और बैल जो है इस तरीके से कुएं के चारों ओर घूम रहा होता था। और ये ना रहट इस तरीके से घूम रहा होता था, कुएं के अंदर तक जा रहा है और अंदर जो बाल्टी है वो बाल्टी इस तरीके से पड़ेगी और पड़ने के बाद वो सीधी होकर ऊपर को आ गई, और ऊपर को आने के बाद वो दूसरी जगह आके जो है वो पलट जाएगी। वो पलटने के बाद वो पानी किसी चीज में इकट्ठा होता रहेगा, नालियों द्वारा इकट्ठा होता रहेगा।
तो आपसे पूछे तो तुरंत बता देना। रेहट का मतलब बताया था, कुएं से पानी निकालने के लिए जो बनाया जाता है वो रेहट होता है। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक। और अगर नृत्य वगैरह पूछ ली तो मैंने अभी आपको एक तो फसल के बारे में यहाँ पे बिहू नृत्य के बारे में बता दिया था। एक और पूछा जाता है आपसे, पेपर में खूब पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। कुचिपुड़ी करके बोलेगा आपसे, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आपको ये ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये बात आपको ध्यान हो जाएगा। हैदराबाद का म्यूजियम है, एक म्यूजियम के बारे में पूछा है उसने। गोलकोंडा के आसपास का जो क्षेत्र की जब खुदाई हुई होगी तो वहां से बहुत सारी चीजें निकली, जैसे बर्तन हो गए आपके, बर्तन के साथ साथ मैंने आपका जीवर हो गया, जीवर के साथ साथ हथियार हो गया। ये सारी चीजें जब वो निकली होंगी वो कहाँ रखी गई है? हैदराबाद के म्यूजियम में रखी गई है, एक बात। इसके बाद आपसे सुनीता विलियम्स के बारे में पूछ सकता है, इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं सुनीता विलियम्स से। मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट करके सुनीता विलियम्स लिख देता हूँ। ये भारतीय महिला थी, आपको मालूम है सुनीता विलियम्स, ये अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी, विलियम्स। और इनके बारे में अगर बात करें तो आप ये ध्यान रखना, अंतरिक्ष में ये 6 महीने तक रही थी, 6 महीने अंतरिक्ष में रही। सबसे ज्यादा तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला के बारे में बात करें तो जी हमारे यहाँ की हैं, भारत की हम कह सकते हैं, मगर जो है भारत की नागरिकता नहीं है इनके पास, नागरिकता इनके पास अमेरिका की है, ठीक। तो सुनीता विलियम्स है, इनके बारे में आपको ध्यान रखेंगे, ठीक। 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाली है। अच्छा, अंतरिक्ष में जाया किस चीज से जाता है, आपसे ये पूछेगा। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे छोटे जो हमारे जो जो प्लेन वगैरह चल रहे हैं ये वाले नहीं होते हैं, उनके लिए स्पेसशिप होता है। किससे जाया जाता है? स्पेसशिप से जाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, स्पेसशिप से जाया जाए, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्पेसशिप से जाएंगे, स्पेसशिप जो है बिल्कुल अलग आकृति के बने हुए होते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए। जब अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे चीजों का उपयोग कैसे किया जाएगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा। तो हाथ मुंह धोने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मैंने कहा कि पानी वगैरह होता है, जैसे मार्कर है ये, इसमें मैंने मार्कर को क्या करा, मैंने ऐसे करके फेंक दूंगा तो वो नीचे आके गिरेगा, बट वहां पे आप ऐसे ही इसे छोड़ दोगे तो वहीं का वहीं रुका रहेगा। तो ऐसी पानी होता है, तो पानी वगैरह को क्या करते हैं, पानी वगैरह को जैसे इन्होंने हवा में जो काटा, काटने के बाद मतलब हम भी छोड़ दिया, बोतल से किसी भी तरीके से निकाला इन्होंने, उसके बाद जो तौलिया वगैरह होती है, कुछ भी होती है, उस पे जो है इस पानी को जब वो तेजी से रब कर लेते हैं। रब करने के बाद वो तौलिया वगैरह गीली हो जाती है, गीला होने के बाद अपने मुंह को, हाथ को, शरीर को उससे पहुंच के साफ करते रहते हैं। अंतरिक्ष में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जैसे मेरे बाल इस समय सिर से बिल्कुल जो है नीचे को चिपके हुए हैं, वहां पर जो है क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, बाल गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो ये बाल क्या हो जाएंगे, ऊपर को खड़े होते चले जाएंगे, बाल ऊपर को बढ़ते चले जाएंगे। जिस अवस्था में बाल है उसी अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए कंघी करना आपके लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे पहले चांद पर कौन गया था, तो ये क्वेश्चन आपको मालूम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कब गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ, 1969 में गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, 1969 में गए थे चांद पर। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। इस तरीके से आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। सुनीता विलियम्स के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हें किस चीज में जो है ज्यादा पसंद था, इन्हें तैराकी करना बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। और सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिलाएं सुनीता विलियम्स, ये बात आपको ध्यान रखेंगे, ठीक। आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन चलते चलते फिर बताते जाते हैं आपको। राजस्थान का एक इलाका पड़ता है भुज, तो राजस्थान के भुज में भूकंप आया था, उस भूकंप की तिथि पूछी थी, क्योंकि मैंने अभी पढ़ने के बाद जो है मैंने आपको याद आया, मुझे कल मैंने देखा इस बात को, ये एग्जामों में ये भी पूछा है उसने, एनसीईआरटी से ही आपको अलग पढ़ते हुए जब देखा, मैंने ढूंढा तो उसमें देखा कि राजस्थान भुज में ना एक बार भूकंप आया, उस भूकंप की तिथि पूछे आपसे, तो आप बता देंगे 26 जनवरी 2001 में आया है राजस्थान के भुज में, ठीक है। हमारे सर ने 7वां पॉइंट राजस्थान भुज का भी बताया था। तो भुज कहाँ पर है? राजस्थान में। एक बात हमें याद हो गई, राजस्थान का भुज है, और इसमें जो भूकंप आया था हमने सर ने बताया भूकंप, और कब आया था? जनवरी में आया था 2001 में, ठीक है। कब आया था आपसे पूछे, जनवरी में आया था 2001 में, और तारीख थी आपकी 26 जनवरी, ठीक। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, 26 जनवरी 2001 की बात हो रही है, ठीक है, 2001। तो आज की वीडियो में हम केवल आपको इतना ही पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। कल जो थोड़ी बहुत 10 या 15 मिनट का लेक्चर रह गया है वो कल के वीडियो में जोड़ेंगे, और उसके बाद जो है हम आपको वो चीज स्टार्ट करेंगे इसकी पर्यावरण के साथ साथ, और हम देखेंगे 2005 में जो सरकार ने एनसीईआरटी बेस पर चीजों को लागू किया था उसका सही अर्थ आपको समझाते हुए चलेंगे। 2 वीडियो में उन्हें भी खत्म करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।